ठीक आ रहा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये एग्ज़ाम कब हुआ था सर्वेयर का? पिछले संडे शायद तक, है ना। और जो आईटीआई वाले थे वो एलिजिबल थे इसमें, आईटीआई, लेकिन आईटीआई में भी जो सर्वे पे किए होंगे। तो पेपर अच्छा था इसका, इजी साइड में ही था। और इसमें से लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो व्यापम या पीएससी में, एईजेई में क्वेश्चंस इस पैटर्न से नहीं आते हैं। कुछ कुछ पोर्शन ऐसा भी था जो एईजेई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है। देखते हैं, मेरे पास सेट डी है, सेट डी है। आप लोग के पास भी ग्रुप में तो इसका वीडियो वो होगा ही, पीडीएफ। पहला क्वेश्चन है, ईडीएम इन सर्वे स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस डिजिटल मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर या इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट आएगा। सबको क्लियर है ये? ऑनलाइन में क्लियर है? फर्स्ट का बी, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एंगल्स इज। अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कंपास या फिर थियोडोलाइट या जो भी है उसमें, लेकिन बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्या है जिससे हम एंगल मेजर करते हैं? प्रोट्रैक्टर है, तो ये उसी को लिया है। थर्ड है आपका, लीस्ट काउंट ऑफ सर्वेयर्स कंपास इज। सर्वेयर्स कंपास में लीस्ट काउंट कितना है? कितना होता है सर्वेयर्स कंपास में लीस्ट काउंट? 15 सेकेंड, 15 मिनट, क्या 15 मिनट? हाँ, 15 सेकेंड भी ऑप्शन में कभी कभी आ सकता है सर्वेयर्स कंपास में, 15 मिनट। और प्रिज्मेटिक में, प्रिज्मेटिक कंपास में है ये 30 मिनट। याद रखेंगे ये चीज़ को। लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कहीं पे भी पता चलता है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फुट इज इक्वल टू कितना मीटर? बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 फुट इज इक्वल टू 0.3048 मीटर्स। सिमिलरली वो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना फुट भी पूछ सकता है। ABC इन फर्स्ट एड स्टैंड्स फॉर, तो इसका आंसर जो है एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन है, ए ऑप्शन है, हमारे पोर्शन से रिलेटेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वे? एलिडेट यूज होता है कि नहीं? होता है। यू फॉर्क, प्लम्बिंग फॉर्क जो है वो भी होता है, ट्रफ कंपास भी होता है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। सिक्स्थ का आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे इज टू वर्क फ्रॉम, दिया हुआ है पार्ट टू होल, होल टू पार्ट, डिवाइडिंग इनटू स्मॉल ट्राइंगल्स एंड एडिंग ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पार्ट टू होल नहीं होता है, तो होल टू पार्ट ही इसका आंसर है। सेवेंथ का आंसर है बी। मीन सी लेवल ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया जाता है? न्यू दिल्ली, केरला, मुंबई हाई या वाराणसी? ठीक है, तो मुंबई हाई। द टाइप ऑफ सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड, क्या है? किसमें कर्वेचर ऑफ द अर्थ को कंसिडर किया जाता है? जियोडेटिक सर्वे, ठीक है। प्लेन सर्वे में नहीं किया जाता है। इन सर्वे द सिंबल यूज्ड फॉर अननोन मैनहोल इज, तो ये भी हमारे पोर्शन में एज सच नहीं है, लेकिन इसका आंसर है दिया गया है सी। सर्वे ऑफ इंडिया वाज पब्लिशिंग टोपोशीट्स यूजिंग अ स्केल ऑफ, इस क्वेश्चन का मतलब ये है वाज यूजिंग अ स्केल ऑफ। एक्चुअली क्या था कि सर्वे ऑफ इंडिया एक ये आया था नेशनल मैपिंग पॉलिसी, नेशनल मैपिंग पॉलिसी आया था 2005 में, ठीक है। और उसके बाद से जो ये स्केल है वो चेंज हुआ। उसके पहले जो सर्वे ऑफ इंडिया स्केल यूज करता था वो था 1/25, 2,50,000, 1/50,000 या फिर 1/25,000 के स्केल्स वो यूज करता था इस पॉलिसी के पहले। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा स्केल है जो सर्वे ऑफ इंडिया यूज किया करता था, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जा रहा है? डी ऑप्शन आ रहा है, 1/50,000, 1:50,000।
फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इंडिकेट्स द प्रिंसिपल ऑफ ट्रावर्सिंग। तो इसमें व्यापम जो आंसर लिया है और कहीं कहीं आंसर्स आपको अलग भी देखने को मिल सकते हैं। इसका आंसर बी और सी दोनों में से कोई भी वेरी कर सकता है। 13th है कंबाइंड करेक्शन ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1400 मीटर्स। तो कंबाइंड करेक्शन कैसे निकलता है? 0.0673 इंटू डी स्क्वायर, लेकिन डी को हम किलोमीटर में लेते हैं। 1400 मीटर दिया हुआ है, मतलब 1.4 किलोमीटर। तो इसको जब आप निकालेंगे तो इसका आंसर आपको आएगा 0.132 मीटर्स। ये लिया है शायद सी, लेकिन इसका आंसर कहीं कहीं पे बी भी आप देखेंगे, तो कंफ्यूजन है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो व्यापक आंसर लिया है उसमें कंफ्यूजन भी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज यूज्ड टू मेजर प्रॉपर्टी लाइंस एंड सब डिविजन्स। प्रॉपर्टी लाइन से कुछ याद आ रहा है? जब हम लोग टाइप ऑफ सर्वे पढ़े थे तो कौन सा आ रहा था? कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल क्यों? क्योंकि बाउंड्री लाइंस का वर्ड था ना वहां पे, बाउंड्रीज। तो इसमें भी वही पूछ रहा है, मेजर प्रॉपर्टी लाइंस एंड सब डिविजन्स। ये आएगा कैडेस्ट्रल सर्वे, ऑप्शन बी। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागोन इज। हेक्सागोन में कितना साइड होता है? 6 साइड होता है। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे निकलता है? फॉर्मूला 2n - 4 इंटू 90। एक्सटीरियर एंगल्स पूछेगा तो यही 2n + 4 इंटू 90 हो जाएगा। तो इसमें हेक्सागोन है इसलिए 6 साइड है, 2 × 6 - 4 इंटू 90 कितना आ जाएगा? ये 8 इंटू 90 720 डिग्रीज। ठीक है, कोई भी साइड का पूछ सकता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेक राइट एंगल। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे राइट एंगल आप बना सकते हैं? पहला रेट्रोग्रेड वर्नियर। वर्नियर का यूज है क्या राइट एंगल बनाना? नहीं है। एलिडेट है क्या? एलिडेट तो एक्साइटिंग डिवाइस है, नहीं है। एबनी लेवल है क्या? नहीं है। ऑप्टिकल स्क्वायर है। ऑप्टिकल स्क्वायर, प्रिज्म स्क्वायर, ये सब क्या है? आपके 90 डिग्रीज बनाने के लिए। एबनी लेवल होता क्या है? एबनी लेवल का भी एक डेफिनेशन आप लिख लीजिए। एबनी लेवल, ABNEY, एबनी लेवल, टू डिटरमाइन स्लोप along the horizontal distance calculation, to determine slope along the horizontal distance calculation, to determine slope along the horizontal distance calculation, comma, contour tracing and relative height, to determine the slope along horizontal distance calculation, contour tracing and relative height. चेन सर्वेइंग इज यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रिंसिपल यूज करता है चेन सर्वेइंग? ट्रावर्सिंग, चेनिंग, रेंजिंग या ट्राइंगुलेशन? ट्राइंगुलेशन क्यों? ट्राइंगल्स तो बनाओगे, ट्राइंगुलेशन ही तो यूज करोगे। इसमें करते क्या ट्राइंगुलेशन में? ट्राइंगल्स का फॉर्मेशन करते हैं, एरिया को फ्रेमवर्क में डिवाइड करते हैं और ट्राइंगल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब वो अलग बात है कि आप बोलोगे कि नहीं हम अंदर वाले ट्राइंगल्स कम एक्यूरेसी से हम मेजर करते हैं तो चेन करेंगे, ऊपर वालों को हम मीडियम से करेंगे, वो आपका चॉइस है। लेकिन ये प्रिंसिपल कौन सा यूज करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर ऑफसेट्स में बी टेकन बाय सेटिंग द राइट एंगल इन द रेशियो ऑफ। इनमें से कौन सा रेशियो को आप लोगे तो परपेंडिकुलर ऑफसेट बन सकता है? बताइए, कॉमन सेंस है। 3, 4, 5। क्यों? क्योंकि 3, 4, 5 को जब आप करोगे तो 3² + 4² = 5² और एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। बाकी में क्या राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है? बन सकता है? नहीं बनेगा। बेस स्क्वायर और आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हाइपोटेनस स्क्वायर बनेगा? बाकी सब में नहीं बन रहा है, इसलिए इसका आंसर है 3:4:5। हम लोग लेआउट करते हैं, सब में काम आता है ये।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है द चेन मैन हु ड्रैग्स द चेन इज कॉल्ड। देखो, दो चेन मैन होते हैं, एक जो चेन को लेके खींच रहा होता है और एक जो उसको फॉलो कर रहा होता है। जो फॉलो कर रहा होता है उसको फॉलोअर बोलते हैं, जो ड्रैग कर रहा होता है उसको हम लीडर बोलते हैं। जो सामने की तरफ चेन को ड्रैग करके ले जा रहा है वो लीडर है, और जो उसको फॉलो कर रहा है वो है फॉलोअर। तो इसमें आंसर आ जाएगा क्या आपका? लीडर। द चेन मैन हु ड्रैग्स द चेन इज कॉल्ड लीडर। और वो चेन मैन एट द रियर एंड ऑफ द चेन हु फॉलोज द लीडर इज कॉल्ड फॉलोअर। ठीक है, तो दो है चेन मैन, एक लीडर है एक फॉलोअर है। लीडर वो जो ड्रैग करता है चेन को इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और वो चेन मैन जो रियर एंड में चेन को पकड़ के फॉलो करता है लीडर को, उसको हम फॉलोअर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ एरर ऑकर्स ड्यू टू फॉल्टी एडजस्टमेंट ऑफ अ चेन। चेन का फॉल्टी एडजस्टमेंट है तो इनमें से कौन सा एरर आ सकता है? नेचुरल एरर तो नहीं आएगा, पर्सनल नहीं आएगा, सिस्टमैटिक नहीं आएगा, इंस्ट्रूमेंटल आएगा। इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना तक क्लियर है ना आप लोगों को? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द पॉइंट्स टू द ग्राउंड व्हाइल चेनिंग ऑन अ स्लोपिंग ग्राउंड। ग्राउंड में आपको पॉइंट्स को ट्रांसफर करने होते हैं, क्या यूज करते थे हम? याद कीजिए। हम लोग प्लम बॉब यूज करते थे। हम लोग प्लम बॉब यूज करेंगे। कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको ग्राउंड पॉइंट में हमको लोकेट करना है तो हम प्लम बॉब यूज करेंगे। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ लोकेशन ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन अ सर्वे लाइन इज कॉल्ड। सर्वे लाइन में इंटरमीडिएट पॉइंट्स आपको लोकेट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? ये रेंजिंग है। ये रेंजिंग है। रेंजिंग करने का मतलब ये होता है कि सरल शब्दों में साइट करना। जैसे मैं पढ़ाया था आपको कि एरर्स या ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग एंड रेंजिंग, ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग, ऑब्स्टेकल्स इन रेंजिंग। ऑब्स्टेकल्स इन रेंजिंग में क्या आ रहा था? जो बीच में ऑब्स्टेकल आ जा रहा था, कोई बिल्डिंग आ गया, कोई फॉरेस्ट आ गया, मतलब आप साइट भी नहीं कर पा रहे हो और वहां पे अपना रॉड्स नहीं डाल पा रहे हो। तो इसमें क्या पूछ रहा है? प्रोसेस ऑफ लोकेशन ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट्स, यही तो है रेंजिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू रेंजिंग। रेंजिंग में कौन से ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं? चार ऑप्शन है। देखो, पॉन्ड है, पॉन्ड में क्या ऑब्स्टेकल है? आप देख सकते हो कि नहीं? रेंजिंग रेंज कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो। रिवर में कर सकते हो, लेवल ग्राउंड में तो कर ही सकते हो, लेकिन थिक जंगल में कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, आप देख ही नहीं पाओगे उसके पार। तो ये ऑब्स्टेकल ड्यू टू रेंजिंग है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये पूछूं कि ऑब्स्टेकल टू लेवलिंग क्या होगा? पॉन्ड भी आएगा, रिवर भी आएगा, जंगल नहीं आएगा क्या? जंगल भी आएगा। ये जो थिक जंगल है ये तो ऑब्स्टेकल ड्यू टू बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग है। कोई बिल्डिंग आ गया तो क्या होगा? वो ऑब्स्टेकल ड्यू टू बोथ है। नेक्स्ट है द बुक इन विच द चेन मेजरमेंट्स आर एंटर्ड इज कॉल्ड फील्ड बुक। चेन मेजरमेंट्स किस बुक में एंटर किया जाता है? फील्ड बुक में। अब इसमें कंफ्यूज होकर चेन बुक में नहीं मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्लिनेशन का क्वेश्चन है। दिया हुआ है मैग्नेटिक बियरिंग सन का नून में कितना है? 178 डिग्री है मैग्नेटिक बियरिंग सन के नून में। तो डेक्लिनेशन पूछ रहा है। सबसे पहले तो ये बताइए कि इसमें ट्रू बियरिंग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। नून कंडीशन है। दोनों में से बड़ा कौन है? ट्रू बियरिंग बड़ा है, तो मतलब ये क्या होगा? ये पॉजिटिव डेक्लिनेशन है। पॉजिटिव डेक्लिनेशन है मतलब ईस्ट है। वेस्ट डेक्लिनेशन नेगेटिव होता है, तो 2 डिग्री ईस्ट। ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग। यही मैग्नेटिक बियरिंग अगर बड़ा होता तो वेस्ट में आता, नेगेटिव डेक्लिनेशन होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which term is used that prevents the needle from pointing to the magnetic north in a given locality? आपका जो मैग्नेटिक नीडल होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? नॉर्थ में। लेकिन नॉर्थ में कब नहीं होगा ये पूछ रहा है, क्योंकि अगर वहां पे लोकल अट्रैक्शन होगा तो
मैं आपको बताया था लोकल अट्रैक्शन होता है तो मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक नॉर्थ में पॉइंट आउट नहीं करता है, वो कहीं और पॉइंट करता है ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी एज शोन इज रिप्रेजेंटेड इन द रेड्यूस्ड बियरिंग एज। इसमें आपका रेड्यूस्ड बियरिंग क्या होगा? 27th क्वेश्चन है, आपको फिगर में दिया हुआ है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ और ये लाइन यहाँ पे है ए बी और ये 40 डिग्री बना रहा है साउथ के साथ। तो रेड्यूस्ड बियरिंग कैसे निकलता है इसका? पहले ये देखिए कि ये लाइन नॉर्थ के पास है कि साउथ के पास है? साउथ के पास है। साउथ से कितना डिग्री है? 40 डिग्री है। और किस डायरेक्शन में है? ईस्ट के डायरेक्शन में है। साउथ 40 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेम्पररी एडजस्टमेंट मेड इन द थियोडलाइट सर्वे। तो इसका आंसर है ये लेवलिंग जो होता है इंस्ट्रूमेंट का ये टेम्पररी एडजस्टमेंट होता है। सेटिंग आउट द इंस्ट्रूमेंट भी एक टेम्पररी एडजस्टमेंट होता है। पैरेलैक्स एलिमिनेशन भी एक टेम्पररी एडजस्टमेंट होता है। लेकिन ओरिएंटिंग द इंस्ट्रूमेंट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ ऐसा कुछ टेम्पररी एडजस्टमेंट में हम नहीं देखते हैं। बाकी तीन जो है लेवलिंग करना, इंस्ट्रूमेंट को सेट आउट करना और पैरेलैक्स को एलिमिनेट करना, ये टेम्पररी एडजस्टमेंट है, आपको उस वक्त करना ही है। ये ओरिएंटिंग द इंस्ट्रूमेंट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ ऐसा टेम्पररी एडजस्टमेंट में नहीं आता है। पैरेलैक्स एलिमिनेशन मान के चलिए कि जो हम साइट कर रहे होते हैं वो एक्चुअल लाइन जो है उस ऑब्जेक्ट पे नहीं होता है, क्लैरिटी नहीं आता है, धुंधला दिखता है। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी आप जब किए भी होंगे एक्सपेरिमेंट, तो एक कागज में क्रॉस करके हम लोग उसके लेंस के सामने रखते थे ताकि वो फोकस कर ले। किए थे क्या आप लोग ऐसा पैरेलैक्स एलिमिनेशन के लिए? तो ऐसा करने पे भी वो फोकस कर लेता है। लाइंस जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिप इज कॉल्ड। 29th क्वेश्चन है लाइंस जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिप। इक्वल डेक्लिनेशन कौन सा लाइन होता है? इक्वल डेक्लिनेशन आइसोगोनिक होता है। लाइंस जॉइनिंग पॉइंट ऑफ जीरो डेक्लिनेशन क्या होता है? एगोनिक होता है। लाइंस जॉइनिंग सेम वैल्यू ऑफ डिप ये क्या होता है? आइसोक्लिनिक। और अगर लाइंस जॉइनिंग जीरो वैल्यू ऑफ डिप आता तो क्या होता? ए क्लिनिक आता। याद है चारों आपको? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइसोक्लिनिक लाइंस। अब इसमें हम जब जल्दबाजी में होते हैं तो आइसोगोनिक मार के आ जाएंगे, क्योंकि जनरली हम डेक्लिनेशन का ही क्वेश्चन को देखते हैं। सेम वैल्यू ऑफ डेक्लिनेशन मतलब आइसोगोनिक, और दिखेगा वो आपको पहले आपके ऑप्शन से, आप टिक मार्क करके आ जाएंगे। तो इस पे ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट है इन विच डायरेक्शन इज द जीरो मार्क्ड इन द रिंग ऑफ द प्रिज्म कंपास। प्रिज्म कंपास में जीरो कहाँ होता है? याद कीजिए मैं जब पढ़ाया था तो क्या बोला था प्रिज्म कंपास का बारे में? कैसा होता है? साउथ में होता है जीरो, क्लॉकवाइज बढ़ते हैं हम 90, ये नॉर्थ है 180, ये वेस्ट, ये ईस्ट है आपका 270। ये क्या है? प्रिज्म कंपास में। और सर्वेयर में कैसा होता है? ये और ये दोनों जीरो होता है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। और इधर क्या आता है? 90 और इधर क्या आता है? 90। तो इसका क्वेश्चन क्या पूछा है? इन विच डायरेक्शन इज द जीरो मार्क्ड इन द रिंग ऑफ द प्रिज्म कंपास। प्रिज्म कंपास में जीरो मार्क किस डायरेक्शन में होता है? साउथ में होता है। क्लियर है? याद रखोगे तो ही होगा, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे तो गलती कर दोगे। नेक्स्ट है इन अ रेड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम बियरिंग इज मेजर्ड फ्रॉम। बियरिंग को कहां से मेजर किया जाता है? एक ऑप्शन दिया है नियरेस्ट वन, नॉर्थ और साउथ। सेकंड दिया है साउथ, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ। रेड्यूस्ड में बियरिंग कहां से मेजर किया जाता है? नियरेस्ट वन से ना, कि नॉर्थ से पास है कि साउथ से पास है। मैं क्यों हर बार जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये समझने का कोशिश दिलाता हूं कि आप पहले लाइन को ये देखिए कि ये लाइन नॉर्थ के पास है कि साउथ के पास है। ठीक है? और अगर ये होल सर्कल बियरिंग होता तो हमेशा नॉर्थ से, उसमें साउथ का रोल नहीं है। भले आपका वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्यों ना आ जाए, वो नॉर्थ से ही क्लॉकवाइज जाके उसको लेगा। ठीक है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी इन अ कंपास सर्वेइंग। तो कंपास सर्वेइंग में याद रखेंगे कि इट शुड नॉट बी मोर देन 5 मिनट्स। लिमिट ऑफ एक्यूरेसी इन अ कंपास सर्वेइंग शुड नॉट बी मोर देन 5 मिनट्स। जब आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, आप क्वेश्चंस लगाते हैं, पूरा पोर्शन को भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे या टॉपिक मिलेगा जो उस समय आप नहीं पढ़े होंगे। कोई एक एग्जाम में दिख जाएगा, कहीं प्रीवियस ईयर में दिख जाएगा। तो इसका अच्छा तरीका ये होता है कि अपने नोट्स में उसको ऐड ऑन करते चलिए। आपको ऐसा हमेशा दिखेगा, कभी भी आपका सिलेबस पूरा 100% कंप्लीट नहीं होगा। कुछ ना कुछ पार्ट, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा रैंडम दिखेगा जो मैं तो नहीं पढ़ा था, लेकिन वो एग्जाम में दिखा आपको कोई ना कोई, तो उसको नोट कर लीजिए। ऐसा ही करते करते आपका वो 100% की तरफ आप बढ़ेंगे, और मेरे हिसाब से भी वैसा ही सही तरीका है। तो इट शुड नॉट बी मोर देन 5 मिनट्स। लीस्ट काउंट ऑफ ए प्रिज्मेटिक कंपास भी पूछ लिया है, यहाँ पे सर्वेयर भी पूछ लिया था। सर्वेयर भी पूछा है और प्रिज्मेटिक भी पूछा है एक ही पेपर में, बढ़िया है। तो आपका अपना प्रिज्मेटिक का क्या है आंसर? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स। अब मैं मान के चलो मिनट्स के फॉर्म में नहीं देता और डिग्री के फॉर्म में देता तो कितना आता? अगर ये डिग्री के फॉर्म में मैं पूछता कि 1 डिग्री, हाफ डिग्री, 0.25 डिग्री या 2 डिग्री, कितना आएगा आंसर? हाफ डिग्री होगा ना, 30 मिनट मतलब हाफ डिग्री, 60 मिनट में 1 डिग्री। तो अगर डिग्री के फॉर्म में भी आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये हाफ डिग्री होता है। और ये कितना डिग्री हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपास आर यूज्ड इन सर्वेइंग? कितने टाइप ऑफ कंपास हैं? 2 है। फिर देखिए, विच प्लेन टेबल सर्वे मेथड इज यूज्ड फॉर प्लॉटिंग इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स, ब्रोकन बाउंड्रीज, रिवर्स एसेट्रा। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। विच प्लेन टेबल सर्वे मेथड इज यूज्ड फॉर प्लॉटिंग इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, स्टेशन की बात नहीं हो रही है। तो ऑब्जेक्ट का बात हो रहा है तो 2 ही हो सकता है आंसर, या तो रेडिएशन आएगा या इंटरसेक्शन आएगा। लेकिन इसमें एक वर्ड है इनएक्सेसिबल, और इनएक्सेसिबल वर्ड जहां पे भी दिख जाए वो इंटरसेक्शन आएगा। वो एक स्टेशन से नहीं लोकेट हो पा रहा है, इसलिए हमको 2 स्टेशन से इंटरसेक्शन ऑफ द रेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका आंसर इंटरसेक्शन है। अब देखो, क्वेश्चन देखते ही साथ रिसेक्शन बोल रहे थे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, वर्ड्स को फिगर आउट करना है कि इसमें मेन इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है। 2 वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट दिख गया मेरे को, ऑब्जेक्ट भी दिखा और हमको इनएक्सेसिबल भी दिखा। ये 2 वर्ड से मैं निकाल लिया कि इंटरसेक्शन है। क्लियर है? विच एक्सेसरी इज यूज्ड टू टेक इंक्लाइंड साइट्स। इंक्लाइंड साइट आप किससे ले सकते हो? पहले तो ये बताइए, आपको साइट करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा? एलिडेट यूज होगा, साइटिंग डिवाइस है। तो इसमें 2 चीज आ सकता है, या तो प्लेन एलिडेट आ सकता है या टेलीस्कोपिक आ सकता है। लेकिन प्लेन एलिडेट इंक्लाइंड साइट नहीं लेता है, तो टेलीस्कोपिक ही है आंसर, टेलीस्कोपिक एलिडेट। मैं आपको डेफिनेशन में टेलीस्कोपिक एलिडेट के लिखवाया भी था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी वेज आर देयर टू ओरिएंट अ प्लेन टेबल। प्लेन टेबल को ओरिएंट करने के कितने तरीके हैं? तो दो तरीके होते हैं इसमें। पहला तरीका होता है कंपास, ये है क्वेश्चन नंबर 37। तो 2 तरीका होता है आपको, एक तरीका होता है कंपास से, या फिर एक तरीका होता है बैक साइटिंग से। पीछे वाले जो स्टेशंस हैं उसको, उसके रेफरेंस, उसके लोकेशन को यूज करके। तो एक बैक साइटिंग और एक कंपास, 2 तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइन जॉइनिंग 2 स्टेशंस इन ए प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे के 2 लाइन को जोड़ने वाले लाइन को हम क्या कहते हैं? बेस लाइन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी भी हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे 100 के 100 क्वेश्चन इसमें आसान है। द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे इज, क्या है, क्या प्रिंसिपल पे वर्क करता है प्लेन टेबल सर्वे? ट्रावर्सिंग, रेंजिंग, ट्राइंगुलेशन, पैरेललिज्म। पैरेललिज्म। क्यों पैरेललिज्म आ रहा है? पैरेलल क्या होता है और पैरेललिज्म वर्ड क्यों आ रहा है इसमें?
जैसे देखो आप सामने जो देख रहे हो उसी को अपने प्लेन टेबल में बना रहे हो, तो पैरेलल हो रहा है ना, साइड बाय साइड हो रहा है ना, इसीलिए इसको पैरेललिज्म कहते हैं। या फिर इसको इस तरीके से समझना है तो समझिए, दो पैरेलल लाइंस हैं, मतलब एक जैसा है वैसे ही दूसरा भी एक्ट कर रहा है, तो प्लेन टेबल भी वैसा ही है, इसलिए ये कौन सा प्रिंसिपल पे वर्क करता है, पैरेललिज्म। व्हाट इज द बैक रे मेथड इन प्लेन टेबल सर्वे। हम बैक रे मेथड इनमें से कौन से मेथड्स में यूज करते हैं, रेडिएशन में यूज करते हैं, रिसेक्शन में, ट्रावर्सिंग में कि इंटरसेक्शन में। याद कीजिए वो रिसेक्शन में ही करते हैं। रिसेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, 2 पॉइंट प्रॉब्लम था, 3 पॉइंट प्रॉब्लम था और बैक रे था, तो ये किस में आएगा, रिसेक्शन में आएगा। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबल। प्लेन टेबल का क्या क्या एडवांटेज है, रैपिड है, कैन बी यूज्ड इन ऑल वेदर, ऑल वेदर भी यूज हो सकता है क्या, कहां से होगा, रेनी सीजन में तो नहीं हो सकता। रीप्लॉटिंग कैन बी डन इजिली, बिल्कुल नहीं, रीप्लॉटिंग हो ही नहीं सकता, एक बार आप इसको ले जा गए तो अगले बार फिर आके वहीं से चालू नहीं कर पाओगे, तो इसमें तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता, इसका आंसर रैपिड मेथड है। इन प्लेन टेबल सर्विंग एरर्स इन प्लॉटिंग आर जनरली डैश इन नेचर। क्यूमुलेटिव होता है, कंपनसेटिंग होता है, बोथ होता है, नन ऑफ दिस होता है। देखो क्यूमुलेटिव होगा या कंपनसेटिंग होगा, बोथ तो हो ही नहीं सकता, दोनों ऑपोजिट है, या तो जुड़ेगा या आपस में वो ओवरलैप करेगा, तो दोनों तो हो ही नहीं सकता, बोथ तो नहीं आएगा, नन भी नहीं आ सकता, कोई ना कोई एक एरर तो होगा ही होगा, तो इसमें सी और डी तो कैंसिल हो गया। ये क्यूमुलेटिव इन नेचर होता है, आप एक बार कहीं पे गलती किए तो वो गलती आगे बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ता जाएगा, आप याद कीजिए, रेडिएशन करना है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को साइड कर लिए। इंटरसेक्शन अगर करना है तो एक जगह का ही अगर आप गलती की हो तो उससे दूसरा जगह में भी गलती करोगे। रिसेक्शन करना है, पुराना लोकेशन ही अगर गलत है तो नया वाला लोकेशन भी गलत होगा, तो ये क्यूमुलेटिव है। द सेंसिटिविटी ऑफ ए बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज्ड बाई। सेंसिटिविटी ऑफ ए बबल ट्यूब को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो देखिए हम इंक्रीज कर सकते हैं डायमीटर को बढ़ा के, जो कि पहला ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन सही है। डिक्रीजिंग द लेंथ नहीं, लेंथ ऑफ द बबल को इंक्रीज करके हम सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड नहीं, लिक्विड का विस्कोसिटी को कम करके, उसका रेजिस्टेंस को कम करके, हमको रफनेस को कम करना होता है। डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्यूब नहीं, इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्यूब, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या है, इंक्रीजिंग वाला पार्ट कौन सा है, डायमीटर वाला पार्ट में इंक्रीज हो रहा है और विस्कोसिटी को तो डिक्रीज करना था, इसका जो आंसर है ए है, इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ट्यूब। तो इसमें लेकिन आप एक चीज जरूर करेंगे, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि चारे पॉइंट को लिख लीजिएगा और किससे सेंसिटिविटी इंक्रीज होता है। तो पहले इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द ट्यूब से तो होता ही है, उसके बाद इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द बबल, उसके बाद डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, उसके बाद इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। इसमें एक लाइन और आप जोड़ सकते हैं, डिक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द वॉल, डिक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द वॉल। डिक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द वॉल, ये भी एक लाइन जोड़ सकते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लेवलिंग बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द ऑपोजिट बैंक्स ऑफ अ रिवर द फॉलोइंग रीडिंग्स वर टेकन। कौन सा क्वेश्चन है ये, रेसिप्रोकल लेवलिंग का क्वेश्चन है ना, रेसिप्रोकल लेवलिंग का क्वेश्चन है 44th। क्या क्या बोला इसमें, इसमें दिया है लेवल पोजीशन आपका, क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया है और बी दिया हुआ है, स्टाफ के रीडिंग्स दिए हुए हैं, स्टाफ रीडिंग दिया हुआ है, ए पे भी दिया होगा, बी पे भी दिया होगा। ए में दिया है 1.5, बी में दिया है 1, ए में दिया है 1.35 और बी में दिया है 0.85। इसका मतलब क्या होता है, जब इंस्ट्रूमेंट को हम ए स्टाफ के पास रखे हो तो उस समय रीडिंग ए का 1.5 और बी का 1, जब आप इंस्ट्रूमेंट को बी के पास ले गए हैं तो ए का रीडिंग 1.35 और बी का रीडिंग 0.85।
इतने को ही देख के आप बताइए कि कौन सा पॉइंट ऊपर होगा, कौन सा पॉइंट नीचे होगा, किसका आरएल ऊपर होगा, किसका आरएल नीचे होगा। स्टाफ रीडिंग किसका ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है। स्टाफ रीडिंग ज़्यादा कब आता है, जब वो नीचे होता है। तो मतलब इसमें आरएल ऑफ ए इज लेस देन आरएल ऑफ बी। पहले तो इसको देख के ही समझ में आ जा रहा है, आरएल ऑफ ए इज लेस देन आरएल ऑफ बी। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है आरएल ऑफ ए अगर 100 मीटर है तो आरएल ऑफ बी कितना होगा। इसमें तो आपको एग्जैक्ट निकालने को बोल भी नहीं रहा है, इज लेस देन इज मोर देन कर रहा है, तो इज मोर देन आरएल ऑफ ए। लेकिन अगर निकालने का कोशिश करोगे तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 0.5, इसमें डिफरेंस कितना है 0.5, इन दोनों का एवरेज कितना है 0.5, तो आरएल ऑफ बी कितना हो जाएगा 100 प्लस 0.5, तो इसका आंसर रहेगा 100.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लेवलिंग अ टर्निंग पॉइंट इज ए पॉइंट वेयर। लेवलिंग में टर्निंग पॉइंट जो है या चेंज पॉइंट जिसको बोलते हैं वो कौन सा पॉइंट होता है, जहां पे फोर साइड लिया जाता है, बैक साइड लिया जाता है, फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड लिया जाता है कि फोर साइड और बैक साइड लिया जाता है। तो फोर साइड और बैक साइड लिया जाता है। आप याद कीजिए कि जब हम किसी कारणवश हम टर्निंग पॉइंट आता है हमारे पास, या तो शाफ्ट का हाइट कम हो जाता है या साइड्स लंबे हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं उसी में फोर साइड तो लेते ही हैं पिछले रीडिंग के हिसाब से। अब इंस्ट्रूमेंट को जब हम सामने लेके जाते हैं तो उसी पॉइंट पे हम क्या लेते हैं, बैक साइड भी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए उसी टाइप से है। द फॉलोइंग कंसेक्यूटिव रीडिंग्स वर टेकन विद ए डंपी लेवल। रीडिंग दिया हुआ है 0.695, 1.525, 2.395 ऐसा। इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड आफ्टर थर्ड एंड फिफ्थ रीडिंग्स। तो ये तो बता दिया है कि थर्ड और फिफ्थ रीडिंग में इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है। जैसे रीडिंग जो है 2.395 और 0.635, ये कौन कौन सा रीडिंग होगा बताइए। 2.395 कौन सा रीडिंग होगा, 2.395 फोर साइड होगा, और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ होगा तो 0.635 बैक साइड बन जाएगा। याद है ना। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो एक ही पॉइंट पे लिए गए हैं। पहले वाला जो पॉइंट है वो फोर साइड बना होगा, उसके बाद आपका इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ होगा और उसी पॉइंट पे आप बैक साइड लिए होंगे। क्यों उसी पॉइंट पे हमको बैक साइड लेना पड़ता है, कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वहां तक का आरएल आपको पता था। अब वहां के हिसाब से आप हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को लेके आगे बढ़ सकते हो, इसीलिए उसी पॉइंट पे लेना होता है। नेक्स्ट है इन द राइज एंड फॉल मेथड करेक्ट स्टेटमेंट इज। राइज एंड फॉल मेथड में इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। लेस एक्यूरेट द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट कौन सा होता है, राइज एंड फॉल मेथड या हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेथड। राइज एंड फॉल मेथड। क्यों, क्योंकि इसमें आप इंटरमीडिएट पॉइंट्स में भी चेक ले सकते हैं। इसका आंसर होगा बी, प्रोवाइड अ चेक ऑन द रिडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट लेवल्स। ये क्यों होगा, 47वां क्वेश्चन है, ये क्यों होगा। देखिए आपका हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेथड में जो चेक है वो क्या होता है, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, यही होता है। लेकिन आपका राइज एंड फॉल मेथड में क्या होगा, एक इसमें चेक एक्स्ट्रा हो जाता है। क्या होता है वो, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल इज इक्वल्स टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। तो इस केस में समेशन ऑफ राइज और समेशन ऑफ फॉल से इंटरमीडिएट पॉइंट्स का भी चेक हो जा रहा है, इसलिए ये ज्यादा एक्यूरेट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट मिडवे बिटवीन द टू स्टेशंस। मिडवे बिटवीन द टू स्टेशंस का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, तो आप लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो बीच में रखना चाह रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा, कर्वेचर एरर कैंसिल हो जाएगा, रिफ्रैक्शन एरर कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, एरर ड्यू टू बोथ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। मैं आपको लिखाया था कि एरर ड्यू टू बोथ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन कैन बी रिमूव्ड बाय प्लेसिंग द इंस्ट्रूमेंट मिडवे बिटवीन द टू पॉइंट्स। याद आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। नेक्स्ट है व्हाइल डूइंग लेवलिंग इन एन अनड्यूलेटेड टेरेन इट इज प्रिफरेबल टू सेट द लेवल ऑन। अनड्यूलेटिंग टेरेन है मतलब प्लेन नहीं है, ठीक है। तो आप कहाँ पे रखोगे, ऑन द टॉप ऑफ द सबमिट नहीं रख पाओगे क्योंकि आप सेटिंग ही नहीं कर पाओगे लेवल को। बॉटम ऑफ द वैली वहां पे भी नहीं रख पाओगे। आप रख सकते हो तो बस एक ही जगह, वो है वन साइड ऑफ द स्लोप।
स्लोप के एक साइड में रखोगे तभी आप थियोडोलाइट को सेट कर पाओगे। अगर आप समिट पे रखोगे या फिर आप अगर बॉटम पे रखोगे तो आप सेटिंग नहीं कर पाओगे लेवल को। इसका आंसर हो जाएगा वन साइड ऑफ द स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लीस्ट काउंट ऑफ ए 4 मीटर टेलीस्कोपिक स्टाफ इज। 4 मीटर टेलीस्कोपिक स्टाफ का लीस्ट काउंट क्या होगा? याद रखेंगे कि स्टाफ का लीस्ट काउंट इन जनरल 5 mm ही होता है, लीस्ट काउंट ऑफ स्टाफ। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 0.005 मीटर्स। अब ये 4 मीटर टेलीस्कोपिक स्टाफ लिखा हुआ है, आप ध्यान में ये रखेंगे कि जो 2 मीटर या 3 मीटर स्टाफ होता है ना, वो दोनों कंडीशन में आ सकता है। वो फोल्डेबल भी हो सकता है और वो नॉन फोल्डेबल भी हो सकता है। लेकिन 4 मीटर वाला जो स्टाफ होता है, 4 मीटर या 4 मीटर से ज़्यादा वाले स्टाफ, ये हमेशा फोल्डेबल रहेंगे। हाँ, लेना यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकेशन ऑफ कंटूर ग्रेडियंट फॉर अ हाईवे इज बेस्ट सेट आउट फ्रॉम। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे वो है सैडल डाउन द हिल। बी ऑप्शन आएगा। लोकेशन ऑफ ए कंटूर ग्रेडियंट फॉर ए हाईवे इज बेस्ट सेट आउट फ्रॉम सैडल डाउन अ हिल, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटूर्स ऑफ डिफरेंट एलिवेशन में क्रॉस ईच अदर इन केस ऑफ। याद कीजिए कि कंटूर इनमें से कौन से केस में क्रॉस करता है। याद कीजिए, ओवरहैंगिंग क्लिफ और केव, ये 2 कंडीशन था जिसमें क्रॉस कर रहा था। और वर्टिकल क्लिफ में मैं क्या बताया था, 2 कंटूर लाइन मर्ज करता है। तो अगर मर्ज वाला क्वेश्चन आता तो वर्टिकल क्लिफ टिक मारते, क्रॉस वाला अगर क्वेश्चन आया है तो ओवरहैंगिंग क्लिफ आएगा आंसर। तो 52 का आंसर है सी, ओवरहैंगिंग क्लिफ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इन केस ऑफ ए डबल लाइन रिवर कंटूर्स आर। पहले तो डबल लाइन रिवर का मतलब ये होता है कि 2 लाइन एक साथ कंटूर लाइन में, कंटूर मैप में। तो इसका आंसर है स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द रिवर, स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द रिवर। इसको भी याद रखिएगा। इन केस ऑफ ए डबल लाइन रिवर कंटूर्स आर स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द रिवर, स्टॉप्ड एट एज ऑफ द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क। वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क के लिए मोस्ट एक्यूरेट क्या होगा इनमें से? ट्रेपेजॉइडल, प्रिज्मोइडल, मीन एरिया मेथड एंड एरिया मेथड। प्रिज्मोइडल, ठीक है, याद रखेंगे प्रिज्मोइडल मेथड जो है वो मोस्ट एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज्ड कंटूर्स ऑफ डिक्रीजिंग वैल्यूज टुवर्ड्स द सेंटर रिप्रेजेंट। अगर आपका एक क्लोज्ड कंटूर है और डिक्रीजिंग वैल्यू है सेंटर की तरफ, ये जो है ये डिक्रीज कर रहा है सेंटर की तरफ। मान लीजिए ये है 90, ये है 100, ये है 110 और ये है 120। इस कंडीशन में अंदर की तरफ डिक्रीज करा है तो क्या होगा? ये बॉन्ड हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। और अगर यही चीज अगर ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा, बाहर की तरफ, 120 है, ये 110 है, ये 80 है, ये 70 है, तो ये क्या होगा? सॉरी, ये तो मैं वही चीज़ को बता दिया। मान के चलो अंदर की तरफ बढ़ रहा है 100, 110, 120, 130, तो ये क्या है? ये हिल को दिखा रहा होगा। अंदर की तरफ जो है हाइट ज़्यादा है, हिल है। डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप ऑन ए कंटूर इज, हमेशा 90 डिग्री टू द कंटूर। डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप इज ऑलवेज 90 डिग्री टू द कंटूर। क्लियर है सभी को? डेलिस्ल क्लिनोमीटर इज यूज्ड फॉर। तो क्लिनोमीटर यूज क्यों होता है? लाइन ऑफ कॉलिमेशन को करेक्ट करने के लिए तो नहीं होगा, सेटिंग आउट राइट एंगल भी नहीं होगा, नेचुरल फीचर्स को भी डिफाइन नहीं कर रहा है, ये तो एंगल ऑफ स्लोप को ही मेजर करता है ना क्लिनोमीटर। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। ये सभी क्वेश्चन के जो थ्योरेटिकल भी क्वेश्चंस है ना, सबको एक एक लाइन अपने नोट्स में जरूर उतार लीजिएगा, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ एलिवेशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंटूर मैप इज लिमिटेड टू। तो इसमें याद रखेंगे कि एक्यूरेसी ऑफ एलिवेशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स इज लिमिटेड टू हाफ ऑफ द कंटूर इंटरवल, हाफ ऑफ द कंटूर इंटरवल, हाफ ऑफ कंटूर इंटरवल, हाफ ऑफ द कंटूर इंटरवल।
इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंटूर मैप आपको दिया हुआ है जिसका कंटूर इंटरवल मान के चलो 10 मीटर है, कंटूर इंटरवल 10 मीटर है, 10-10 मीटर पे है, तो आपका एलिवेशन में जो एक्यूरेसी है वो कितने मीटर तक का आ सकता है? 5 मीटर तक का। ठीक है, एलिवेशन में एक्यूरेसी कितने तक का आएगा? हाफ ऑफ कंटूर इंटरवल। अगर कंटूर इंटरवल 10 मीटर का है तो एलिवेशन में एक्यूरेसी आएगा हाफ ऑफ कंटूर इंटरवल, मतलब हाफ इंटू 10 मतलब 5 मीटर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ अ थियोडोलाइट इज स्पेसिफाइड बाई, इनमें से कौन से ऑप्शन से स्पेसिफाई किया जाता है? लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, डायमीटर ऑफ अपर प्लेट, डायमीटर ऑफ वर्टिकल सर्कल या फिर डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट। याद कीजिए, डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट, नीचे वाले प्लेट के हिसाब से उसका जो साइज होता है उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि ये थियोडोलाइट इस साइज का है या इस टाइप का है, तो इसका साइज हम डिटरमाइन करते हैं साइज ऑफ द लोअर प्लेट से। एंगल बिटवीन द प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रीसीडिंग लाइन एंड द फॉरवर्ड लाइन ऑफ ए ट्रावर्स इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन एंगल, इंक्लूडेड एंगल, डायरेक्ट एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो ये होता है डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका पहले और पिछले वाले लाइन को आप बढ़ा रहे हो और उसके आगे से फिर एक फॉरवर्ड लाइन निकाल रहे हो, तो उससे डिफ्लेक्शन एंगल बनेगा। क्वेश्चन है आपका 60, पिछला वाला लाइन को बढ़ा रहे हो और आगे वाला लाइन तो जैसा है वैसा ही, तो ये कौन सा एंगल होता है? डिफ्लेक्शन एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ टैक्योमीटर एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आर। टैक्योमीटर में मल्टीप्लाइंग और एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है? एडिटिव और मल्टीप्लाइंग 0 और 100। ठीक है, इसमें ऑप्शन 100 और 0 भी है, लेकिन पहले एडिटिव दिया हुआ है, तो इसमें बच्चे गलती करेंगे 100 और 0 मार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन प्लेट ऑफ अ ट्रांजिट थियोडोलाइट इज डिवाइडेड इनटू 1080 इक्वल डिविजन्स। 62nd क्वेश्चन है, the main plate of a transit theodolite is divided into 1080 equal divisions. 60 divisions of the vernier coincide with 59 divisions of the main plate. The transit can read angles accurate up to, लास्ट लाइन देखिए क्या पूछ रहा है, ट्रांजिट कैन रीड एंगल्स एक्यूरेट अप टू, कितना एक्यूरेसी तक ये जो ट्रांजिट है वो एंगल को रीड कर सकता है, मतलब लीस्ट काउंट पूछ रहा है ना, लीस्ट काउंट पूछ रहा है इसमें, और इसमें भी लीस्ट काउंट होता है S/N। ठीक है, S आपका मेन स्केल, N है आपका नंबर ऑफ डिवीजन। तो कितना डिग्री होगा कोई भी थियोडोलाइट में? 360 डिग्री होगा, और 360 डिग्री को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे होगा? इंटू 60 इंटू 60, 360 डिग्री मिनट फिर सेकंड। और कितना इक्वल डिवीजन में बांटे हैं इसको? 1080 डिवीजन में बांटे हैं, और नंबर ऑफ डिविजन्स कितना है वर्नियर स्केल का? 60। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 20 सेकंड्स। सबसे पहले हम क्या किए, 360 डिग्री हमको पता ही है, ट्रांजिट थियोडोलाइट है मतलब 360 डिग्री तक घूमेगा, 360 डिग्री तक घूमेगा तो सेकंड के हिसाब से कितना होगा? 360 इंटू 60 इंटू 60। कितने डिविजन्स में उसको डिवाइड किए हम? 1080 डिविजन्स में, और कितने वर्नियर डिविजन्स के हिसाब से हम देख रहे हैं? 60, इसीलिए नीचे 60 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ इन ए क्लोज्ड ट्रावर्स द सम ऑफ नॉर्थ लैटिट्यूड इज मोर देन द सम ऑफ साउथ लैटिट्यूड एंड ऑल्सो द सम ऑफ वेस्ट लैटिट्यूड, वेस्ट डिपार्चर is more than the sum of east departure, the bearing of the closing line is in which direction, is in which quadrant। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ जगहों पे कुछ कुछ अलग आंसर दिया हुआ है। 63rd क्वेश्चन है, पूछ क्या रहा है आपको कि पहले तो देखिए लैटिट्यूड और डिपार्चर होता क्या है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन किसको डिनोट करता है? लैटिट्यूड को। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन क्या होता है? डिपार्चर को, मतलब साइन और कॉस कंपोनेंट है किसी भी लाइन का। पूछ रहा है कि सम ऑफ द नॉर्थ लैटिट्यूड इज मोर देन द सम ऑफ साउथ लैटिट्यूड, सम ऑफ द नॉर्थ लैटिट्यूड इज मोर देन द सम ऑफ साउथ लैटिट्यूड, मतलब ये वाला, और सम ऑफ द वेस्ट डिपार्चर इज मोर देन द सम ऑफ ईस्ट डिपार्चर, मतलब ये वाला। तो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। लेकिन कहीं कहीं पे आंसर इसको अलग भी लेते हैं कि अगर ये क्वाड्रेंट आ रहा है नॉर्थ और वेस्ट में
तो ऐसा कहीं कहीं आंसर में देखा हूं जिसमें लिखे हैं, तो क्लोजिंग एरर इसके ऑपोजिट में आएगा कि नॉर्थ है तो उसका साउथ में आएगा और वेस्ट है तो ईस्ट में आएगा, तो कहीं कहीं पे इसका आंसर साउथ ईस्ट भी दिखेगा आपको, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे इसका आंसर यही रहेगा। मैं जितना भी देखा हूं एक आध जगह बस लिखा है इसके ऑपोजिट में, बाकी सब जगह यही नॉर्थ वेस्ट के हिसाब से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग इज सुटेबल फॉर लोकेटिंग द डिटेल्स विच आर फार अवे फ्रॉम द ट्रांजिट स्टेशन। तो इसका आंसर है आपका बी, मेजरिंग एंगल्स टू द पॉइंट फ्रॉम एटलीस्ट 2 स्टेशंस। ठीक है, 2 स्टेशन से मेजर करोगे अगर आपका जो डिटेल आपको मेजर करना है वो काफी दूर है। ठीक है, डी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां ट्रावर्स लाइन की बात कर रहा है और हमको एटलीस्ट 2 स्टेशन की बात करना है, इसलिए बी आंसर है। और एक स्टेशन से नहीं हो पाएगा, इसीलिए ए और सी ऑप्शन कैंसिल हो रहा है। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है थियोडोलाइट का? 65 फिफ्थ क्वेश्चन, एफ बाई आई होता है। और एडिटिव कांस्टेंट क्या होगा? एफ प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाउडिक्स मेथड के बारे में पूछ रहा है। द बाउडिक्स मेथड ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ ए ट्रावर्स, द बाउडिक्स मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए ट्रावर्स, इसमें पूछ रहा है कि एरर जो है वो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है लेंथ के, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि कैसा है। याद कीजिए कि बाउडिक्स में जो मेजरमेंट है एक होता है लीनियर मेजरमेंट, एक होता है एंगुलर मेजरमेंट। आपको पता है ये चीज़, तो मैं आपको ये चीज़ बताया था कि लीनियर मेजरमेंट में वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? रूट ओवर ऑफ एल के, है ना। और एरर इन एंगुलर मेजरमेंट में वो प्रोपोर्शनल होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ एल के। इसीलिए इसका आंसर रहेगा एरर इन लीनियर मेजरमेंट। मान के चलो लीनियर मेजरमेंट एरर को हम E1 से डिनोट कर रहे हैं, तो वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? रूट ओवर ऑफ एल के। और एरर इन एंगुलर मेजरमेंट अगर होगा तो वो प्रोपोर्शनल होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ एल के। तो इसमें अगर एक लाइन आपको लिखना है तो लिख सकते हैं आप कि errors in linear measurement are directly proportional to square root of length, errors in linear measurement is directly proportional to square root of length, और इसी के नीचे errors in angular measurement is inversely proportional to root over of length। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए था कि एंगुलर मेजरमेंट और लीनियर मेजरमेंट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हम लीनियर को ही पहले मानेंगे। उस केस में भी अगर प्रेफरेंस देना हो तो भी आप लीनियर को ही पहले मानना, उसके बाद एंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टेलीस्कोप इज सेड टू बी इन्वर्टेड इफ। याद कीजिए टेलीस्कोप इन्वर्टेड कंडीशन कब आता था? जब वर्टिकल सर्कल लेफ्ट में होता था कि राइट में होता था? पहले तो ये बताइए। टेलीस्कोप नॉर्मल कंडीशन क्या होता था? जब आपका टेलीस्कोप वर्टिकल सर्कल जो है वो लेफ्ट में होता था और बबल होता था अप। और इन्वर्टेड कब होगा? जब आपका वर्टिकल सर्कल राइट में होगा और बबल होगा डाउन। ठीक है, इसको याद रखना है। जब ऑब्जर्वर के लेफ्ट हैंड साइड में होगा वर्टिकल सर्कल तो उसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप नॉर्मल कंडीशन, और उस केस में बबल अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। जब उसको हम घुमा देते हैं और ऑब्जर्वर के वो राइट साइड में आ जाता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम टेलीस्कोप इन्वर्टेड, और इस केस में वो बबल हो जाता है डाउन। तो ऑप्शन है इसका ए, वर्टिकल सर्कल इज टू द राइट एंड द बबल ऑफ द टेलीस्कोप इज डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट एलिमिनेटेड बाय मेथड ऑफ रिपीटेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट। तो इसमें याद रखेंगे एरर ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेशन सिग्नल्स, एरर ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेशन सिग्नल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर मेजरमेंट ऑफ सेटिंग आउट ए सर्कुलर कर्व नीड्स रेफरेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्व। तो इसमें आंसर याद रखेंगे रेडियल ऑफसेट, ऑप्शन बी रेडियल ऑफसेट।
फॉर अवॉइडिंग ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल्स कर्व प्रोवाइडेड इज, याद कीजिए ओवरटर्निंग को रोकने के लिए हम किस टाइप का कर्व प्रोवाइड करते हैं, कंपाउंड, रिवर्स, सबमिट कर्व या ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व। ना सिर्फ ओवरटर्निंग, बहुत सारे और चीज़ों को रोकेगा आपका ट्रांजिशन कर्व। कोई भी सडन जर्क हो सकता था, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्टली आप स्ट्रेट लाइन को कर्व से जोड़ेंगे तो जर्क महसूस होगा, या अगर आपको सुपर एलिवेशन भी प्रोवाइड करना होगा तो भी आप ट्रांजिशन कर्व के थ्रू ही प्रोवाइड करोगे। तो ट्रांजिशन वर्ड ही यही है कि ट्रांजिशन प्रोवाइड करना, कोई चेंज को एब्रप्ट नहीं आने देना और एक ट्रांजिशन से उसको लेके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द कर्व ऑफ ए रेडियस ऑफ 764 मीटर यूजिंग अ चेन ऑफ 20 मीटर लेंथ। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 20 मीटर चेन दिया हुआ है और रेडियस दिया है 764 मीटर। तो क्या आएगा इसमें डिग्री ऑफ द कर्व? डिग्री ऑफ द कर्व का फॉर्मूला क्या है 20 मीटर चेन के लिए? 1146/r होता है। हम लोग उसको राउंड ऑफ करके 1150 लिखते हैं। अगर 30 मीटर रहता तो कितना होता? 1719/r या 1720/r। तो इसमें क्या आएगा 1146/764, आंसर आएगा 1.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेंथ ऑफ ए लॉन्ग कॉर्ड एंड टेंजेंट ऑफ ए सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस r विल बी इक्वल इफ द डिफ्लेक्शन एंगल इज। डिफ्लेक्शन एंगल पूछ रहा है, कंडीशन क्या दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड और टेंजेंट लेंथ बराबर हो 72। तो लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड का क्या फॉर्मूला है 2r sin डेल्टा बाई 2 और टेंजेंट लेंथ का क्या है r tan डेल्टा बाई 2। इसमें और कोई टर्म्स भी आ सकता है, हर टर्म का फॉर्मूला को याद रखना है आपको। तो ये साइन और साइन यहां पे कट जाएगा, आर आर कट गया है, तो 2 sin डेल्टा बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन डेल्टा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस डेल्टा बाई 2। ये साइन साइन कट गया तो इससे आ जाएगा कॉस डेल्टा बाई 2 इज इक्वल्स टू हाफ। तो डेल्टा बाई 2 क्या हो जाएगा 60 डिग्रीज। हाफ कौन से कंपोनेंट में होता है कॉस के 60 डिग्री पे, और डेल्टा कितना आ जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री मतलब 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्टिकल कर्व हैज एन अप ग्रेडियंट ऑफ 1.45% एंड अ डाउन ग्रेडियंट ऑफ -1.15%। तो क्या क्या दिया हुआ है, अप ग्रेडियंट कितना दिया हुआ है 1.45% प्लस, मतलब ये असेंडिंग ग्रेडियंट है, उसके बाद -1.15% मतलब ये डिसेंडिंग ग्रेडियंट है। चेंज इन ग्रेडियंट आपको निकालना होगा तो क्या करोगे 1.45 माइनस -1.15 n1 n2 के हिसाब से कितना आ जाएगा 2.6%। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज इज 0.35% पर चेन लेंथ ऑफ 20 मीटर्स, मतलब हर 0.35% चेंज पे 20 मीटर का एक चेन है। इसका वही मतलब हुआ 0.35% पे एक 20 मीटर है, तो इसमें कितना चेन आ जाएगा 2.6 डिवाइडेड बाई 0.35, इतने चेन्स है, नंबर ऑफ चेन्स। और अगर लेंथ निकालना हो तो इसको क्या करोगे फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 20 से इंटू 20, जो भी इसका आंसर रहेगा, आंसर है 148.58 मीटर, 148.58 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या दिया हुआ है, फॉर ए कॉर्ड ऑफ 60 मीटर मिड ऑर्डिनेट फॉर ए सर्कुलर कर्व ऑफ 50 मीटर रेडियस विल बी। तो ये जो सिंपल सर्कुलर कर्व में जितने भी फॉर्मूला हम पढ़े थे उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। मिड ऑर्डिनेट का एक और फॉर्मूला आता है, ये है 74th क्वेश्चन। इसमें रेडियस दिया हुआ है आपको 50 मीटर्स और लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड दिया हुआ है 60 मीटर्स। याद रखेंगे कि मिड ऑर्डिनेट होता है r माइनस रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर माइनस l/2 का स्क्वायर।
तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 50 माइनस रूट ओवर ऑफ 50 स्क्वायर माइनस L/2 का स्क्वायर मतलब 60/2 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर 10 मीटर आना चाहिए। लिख लीजिए। M मिड ऑर्डिनेट को दर्शा रहा है, L कॉर्ड को दर्शा रहा है, R माइनस रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर माइनस L/2 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होता है? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होता है? याद कीजिए जब हम सिंपल सर्कुलर कर्व पढ़े थे तो ये कर्व है मान के चलो और इधर फिर टेंजेंट्स हैं, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होगा? ये होगा पॉइंट ऑफ कर्व, क्योंकि कर्व स्टार्ट हो रहा है, और ये है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्योंकि यहां से टेंजेंट स्टार्ट हो रहा है। तो इस पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज, क्या है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी? एंड ऑफ द कर्व होगा कि बिगिनिंग ऑफ द कर्व होगा? एंड ऑफ द कर्व। ये कर्व है तो ये आएगा आपका एंड ऑफ द कर्व। समझने के हिसाब से इस टाइप से समझना चाहिए कि क्वेश्चंस बनाते वक्त कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कर्व विच इज टेंजेंशियल टू 4 साइड लाइन्स एंड कंसिस्ट ऑफ एरिया ऑफ डिफरेंट रेडियाई इज नोन एज। याद रखेंगे कि जब भी 4 साइड लाइन आएगा तो वो 3 सेंटर्ड कंपाउंड कर्व बनाएगा। ठीक है, जब भी 4 साइड लाइंस आएंगे तो वो 3 सेंटर्ड कंपाउंड कर्व बनाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 3 सेंटर्ड कंपाउंड कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेक्योमेट्री द स्टाफ इंटरसेप्ट। इसमें याद क्या रखना था? 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि आपका स्टाफ इंटरसेप्ट मिनिमम होता है जब स्टाफ को नॉर्मल रखा जाता है लाइन ऑफ साइट से। अगर स्टाफ को इंक्लाइन रखोगे लाइन ऑफ साइट से तो वो हायर वैल्यू देगा। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? इज मिनिमम इफ द स्टाफ इज हेल्ड ट्रूली नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट। अगर ट्रूली नॉर्मल होगा लाइन ऑफ साइट से तो वो मिनिमम होगा। बी ऑप्शन सही है। सेवन में मैं ये बोल रहा हूं कि स्टाफ इंटरसेप्ट हमेशा मिनिमम होगा अगर स्टाफ को नॉर्मल रखा जाएगा लाइन ऑफ साइट से। लाइन ऑफ साइट के अगर वो परपेंडिकुलर होगा आपका स्टाफ तो वो हमेशा कम रीडिंग देगा। आप खुद भी ये चीज को इमेजिन कर सकते हैं, अगर वो इंक्लाइन रहेगा तो वो ज्यादा रीडिंग देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्टेशन मार्क्स इन ट्राइंगुलेशन इज। क्या पर्पस है स्टेशन मार्क करने का ट्राइंगुलेशन में? लेवल सरफेस मार्क है, हाँ है। डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है हमको, हाँ ठीक है। फॉर हैविंग ए गुड टारगेट पॉइंट, टारगेट पॉइंट भी सेट हो जाता है, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्टेशन मार्क्स इन ए ट्राइंगुलेशन, लेवल सरफेस मार्क है, डिटेल डिस्क्रिप्शन है और अ गुड टारगेट पॉइंट भी है। इन ट्राइंगुलेशन द टावर्स यूज्ड आर नोन एज। तो इसका आंसर है बिबली टावर, बिल्बी या बिबली टावर। तो इसका डेफिनेशन भी लिखना है तो लिखिए। एक्चुअली क्या है कि एक आदमी हुआ करता था जैस्पर बिबली नाम से, तो उसके नाम पे ये पड़ा हुआ है। तो इस पे लिख सकते हैं आप कि एक बिल्बी टावर इज अ टाइप ऑफ स्टील सर्वे टावर। अ बिल्बी टावर is a type of steel survey tower used by US Coast and Geodetic Survey ये यूज़ किया गया था 1927 से 1984 के बीच में, बिल्बी टावर, और ये जैस्पर बिल्बी के नाम पे है।
1927 से 1984 यूएस कोस्ट और जियोडेटिक सर्वे के द्वारा यूज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेक्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें आपको स्टाफ रीडिंग दिया हुआ है 4.56, 5.1 और 5.56। 4.56 मीटर दिया हुआ है स्टाफ रीडिंग, 5.1 दिया है और 5.6 दिया हुआ है। मल्टीप्लाइंग और एडिटिव कांस्टेंट दिया हुआ है 100 और 10, 100 और 10 दिया हुआ है। इसका क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा इसका? सबसे पहले तो स्टाफ रीडिंग कितना बनेगा? 1 मीटर। और डिस्टेंस कैसे निकलता है? KS प्लस C से, तो 100 इंटू 1 प्लस 10, 110 मीटर। ऑनलाइन में वॉइस क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी इन टेक्योमेट्री डिस्टेंस मेजरमेंट इज। टेक्योमेट्री डिस्टेंस मेजरमेंट क्या स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होता है? 1/10,000। ठीक है, इसमें आंसर है C, 1/10,000। पढ़ाते वक्त बताया भी था मैं, स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी इन टेक्योमेट्रिक डिस्टेंस मेजरमेंट। इसमें 1/10,000 ले रहे हैं, बहुत टाइम से लिया जा रहा है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया गया है। लेकिन ये जो एक्यूरेसी होता है ना, ये वेरी करता है टेक्योमीटर का। 1/1000 से 1/10,000 के बीच में होता है ये। 1/1000 होता है एक्यूरेसी अगर स्टेडिया हेयर्स हम यूज़ करते हैं, और 1/10,000 तब होता है जब हम स्टेडिया हेयर वेयर कुछ यूज़ नहीं करते और सब्सटेंस बार यूज़ करते हैं। लेकिन आंसर इसमें 1/10,000 चला आ रहा है, तो आप भी वही ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्योमेट्रिक मेथड इज वेरी सुटेबल फॉर। इनमें से कौन से चीज़ के लिए टेक्योमेट्रिक सर्वे सुटेबल है? प्लेन टेबल, चेन, रिकॉनाइसेंस या हाइड्रोग्राफिक सर्वे? आंसर है इसका रिकॉनाइसेंस सर्वे। क्विक सर्वे है, सिंपल डिटेल्स चाहिए आपको, रिकॉनाइसेंस सर्वे के लिए टेक्योमेट्रिक जो है वो सुटेबल है। ऑप्शन नंबर C, रिकॉनाइसेंस सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ टेक्योमेट्री इज। टेक्योमेट्री में मोस्ट कॉमनली मेथड यूज क्या होता है? फिक्स्ड हेयर मेथड, फिक्स्ड स्टेडिया मेथड था कि मूवेबल स्टेडिया मेथड था? फिक्स्ड था। ठीक है, सब्सटेंस बार और टेंजेंशियल तो लीस्ट है, उसको तो यूज़ बहुत कम किया जाता है। जो यूज़ करते हैं हम फिक्स्ड स्टेडिया मेथड यूज़ करते हैं। याद आ रहा है कि नहीं? वेल कंडीशन ट्राइंगल का कंडीशन क्या है? एंगल्स किससे कम नहीं होना चाहिए? 30 डिग्री से, और किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 120 से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए मैप सब्स्टिट्यूट। इनमें से कौन सा चीज़ को आप मैप के सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ कर सकते हो? वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ, ऊपर से अगर फोटोग्राफ भी लोगे तो एक तरह का मैप की तरह आप यूज़ कर पाओगे। टेरेस्ट्रियल और ओब्लिक में यूज़ नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लाइन AB मेजर्स 12 सेंटीमीटर्स। एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इस टाइप के ही क्वेश्चन के चलते मैं ये बोल रहा था कि ये सर्वेयर वाला एग्जाम हर क्वेश्चन आसान है ऐसा नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें ट्रिकी हैं, बनाने वाले हैं अच्छे क्वेश्चंस हैं। 86 अ लाइन AB मेजर्स 12 सेंटीमीटर ऑन ए फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ है, एक लाइन AB की बात हो रही है जो फोटोग्राफ में 12 सेंटीमीटर है। टेकन विथ ए कैमरा फोकल लेंथ 22.5 सेंटीमीटर। यहाँ का फोकल लेंथ दिया है 22.5 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया है द सेम लाइन मेजर्स 4 सेंटीमीटर ऑन अ मैप। एक मैप है जिसमें यही AB लाइन जो है वो कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर है, और उसका स्केल भी दिया हुआ है। कितना दिया है? 1/35,000। तो क्या इससे आप AB का ओरिजिनल लाइन नहीं निकाल सकते? ग्राउंड में कितना उसका लेंथ होगा, कैसे निकलेगा? 4 सेंटीमीटर इंटू 35,000, ये उसका सेंटीमीटर में वैल्यू है। 4 इंटू 35 कितना होता है आपका? 140 इंटू 1000, इतना सेंटीमीटर है जो ओरिजिनल लाइन का लेंथ है ग्राउंड में। अब क्या पूछ रहा है? इफ द एवरेज ऑल्टीट्यूड इज 300 मीटर्स, इफ द एवरेज ऑल्टीट्यूड इज 300 मीटर्स फाइंड द फ्लाइंग हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट। कैपिटल H पूछ रहा है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? S = F/H - H। स्केल
हम लोग को निकालना है फोटोग्राफ का। कैसे निकलेगा स्केल फोटोग्राफ का? इसका लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर, और एक्चुअली में उसका लेंथ कितना है? ये 140 इंटू 1000, ये हो गया आपका स्केल। मतलब आपका 12 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 1000 इज इक्वल टू एफ कितना दिया है? 22.5 सेंटीमीटर। मतलब उसको अगर आप सेंटीमीटर में ले रहे हो या मीटर में लेना चाह रहे हो तो ये स्केल है, आप मीटर में लीजिए क्योंकि आपको मीटर में आंसर लाना है। 0.225 डिवाइडेड बाई एच माइनस स्मॉल एच का वैल्यू कितना है? 300 मीटर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एच का वैल्यू आएगा 2925 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था? अगर मैप का बात नहीं करता, मान लीजिए आपको डायरेक्ट बता देता कि ए बी का ओरिजिनल लेंथ इतना है और फोटोग्राफ में लेंथ इतना है, तो स्केल डायरेक्ट निकल जाता। स्केल निकल गया तो एफ अपॉन एच माइनस एच से एच का वैल्यू निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल जैसा क्वेश्चन है वैसा ही है। इसमें घुमाया क्या था कि मैप का आपको डेटा दिया था कि मैप में आपका जो वही लेंथ ए बी है वो कितना सेंटीमीटर है, और उसका ओरिजिनल जो है आप फिर उससे निकाल लिए क्योंकि उसका स्केल दिया हुआ था। अब उसका स्केल और मैप के लेंथ से आप ओरिजिनल लेंथ निकाले, ओरिजिनल लेंथ और फोटोग्राफ के लेंथ से आप फोटोग्राफ का स्केल निकाले, फोटोग्राफ का स्केल से आप फिर फ्लाइंग हाइट निकाले। क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? कैसे हुआ? सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन अ फ्लैट टेरेन विद वेरिंग फ्लाइंग हाइट। वेरिंग फ्लाइंग हाइट मतलब फ्लाइंग हाइट वेरी कर रहा है। द स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ विल बी, बताइए स्केल यूनिफॉर्म रहेगा? यूनिफॉर्म इफ टिल्ट इज एब्सेंट, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इफ टिल्ट इज एब्सेंट। इसका आंसर है नॉन यूनिफॉर्म। आप खुद सोचिए, ये जो फ्लाइंग हाइट है वो चेंज हो रहा है, एज को चेंज कर रहे हो आप बार बार, तो स्केल चेंज नहीं होगा क्या? होगा ही। आपका ऑल्टीट्यूड तो सेम ही रह रहा है, आपका फोकल लेंथ तो सेम ही है, लेकिन ये तो आपका चेंज हो रहा है ना, तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। टिल्ट का बात ही नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोटल स्टेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। टोटल स्टेशन किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? ईडीएम और इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट और ईडीएम। इसमें अगर थियोडोलाइट और ईडीएम और इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट और ईडीएम दिया होगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट और ईडीएम को टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्टिकल फोटोग्राफ्स डू नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू प्लान ऑफ द ग्राउंड ड्यू टू। कौन सा ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है जिससे आपका ट्रू प्लान नहीं पता चल पाता ग्राउंड का? टिल्ट। अगर फोटोग्राफ टिल्टेड होगा तो आपको ट्रू प्लान नहीं दिखा पाएगा ग्राउंड का, ग्राउंड का एक्चुअल जो डिटेल्स है वो नहीं पता चल पाएगा, उसका स्केल अच्छे से नहीं हो पाएगा अगर टिल्टेड फोटोग्राफ रहेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्वेइंग द टर्म रेसिप्रोकल इज एसोसिएटेड विथ। रेसिप्रोकल किससे एसोसिएटेड है? रेसिप्रोकल लेवलिंग से। रेसिप्रोकल लेवलिंग ही आप जानते हैं ना, तो इसका आंसर है ओनली लेवलिंग, ऑप्शन बी। 91 है, एरियल फोटोग्राफ्स आर डैश प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक, पर्सपेक्टिव, नॉर्मल या ऑर्थोग्राफिक। तो इसमें तो मेरे को बी और डी दोनों में डाउट है, ऑर्थोग्राफिक या पर्सपेक्टिव। इसको एक बार चेक कर लेंगे, ऑर्थोग्राफिक या पर्सपेक्टिव। 92 है, द मेजर डिफरेंस बिटवीन डिजिटल थियोडोलाइट एंड ट्रेडिशनल थियोडोलाइट इज। क्या मेजर डिफरेंस होता है एक ट्रेडिशनल थियोडोलाइट और एक डिजिटल थियोडोलाइट में? तो क्या होता है कि डिजिटल थियोडोलाइट में एक डिस्प्ले होगा, डिजिटल है, ये तो कॉमन सेंस से आ रहा है। ट्राइपॉड स्टैंड तो दोनों में यूज होगा, मेथड दोनों का सिमिलर है, स्पिरिट लेवल दोनों में होगा, लेकिन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है वो सिर्फ डिजिटल थियोडोलाइट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सॉइल से भी है, वाटर रिसोर्स से भी है, देख लेते हैं। वाटर विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द क्रॉप्स फ्रॉम द सॉइल इज। सबसे पहले कौन सा वाटर होता है जो हम यूटिलाइज करते हैं? कैपिलरी वाटर। प्लांट जो है वो कौन सा वाटर सबसे पहले यूटिलाइज करता है? कैपिलरी, जो आसानी से एकदम फ्री टू यूज होता है, कैपिलरी वाटर। कैट का क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ए आएगा उसका आंसर। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम कॉमनली यूज्ड इन कैट? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, कमांड यूज टू रिमूव ऑब्जेक्ट्स विच मीट्स द एजेस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट्स इन ऑटोकैड। तो ऑटोकैड का कमांड पूछ रहा है, इसका आंसर ट्रिम है। रिमूव ऑब्जेक्ट्स मतलब ट्रिम करना, TRIM। नहीं, इसका आप कमांड को देख लीजिएगा, मेरे को तो एकदम अच्छे से ध्यान में नहीं है ये, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, तो इरेज भी हो सकता है, बता रहे हैं आप लोग, एक बार चेक कर लीजिएगा। ट्रिम में कट होता है और इरेज में रिमूव होता है। अच्छा ठीक है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। एस्टिमेशन ऑफ डैम्प प्रूफ कोर्स इज मेजर्ड इन, डैम्प प्रूफ कोर्स को कैसे मेजर करते हैं, किस यूनिट से करते हैं, स्क्वायर मीटर में। याद रखेंगे, क्यूबिक मीटर में नहीं होता है, ये स्क्वायर मीटर में होता है। डैम्प प्रूफ कोर्स मान के चलो किसी फ्लोर में हो रहा है 10x10 के, तो 100 मीटर स्क्वायर है। अब उसका थिकनेस भले ही कुछ ना कुछ होगा, लेकिन हम उसको थिकनेस उसमें फिर ऐड नहीं करते हैं, ये इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर यूनिट्स होता है, मतलब स्क्वायर मीटर्स। कैड का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। डी ऑप्शन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिस्टम इज यूज्ड टू लोकेट अ पॉइंट बाय अ डिस्टेंस एंड एंगल ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका आंसर पोलर कोऑर्डिनेट है, याद रख लेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट है। नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन ड्यूटी बेस एंड डेल्टा, क्या होता है, ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 इंटू बी अपॉन डेल्टा, या फिर डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोर डेप्थ ऑफ वाटरिंग ऑफ पैडी इज, पैडी में क्या होता है कोर डेप्थ, 190 mm पैडी, या फिर 19 सेंटीमीटर्स। वीट में कितना है, वीट में कितना है, 135 mm अप्रोक्स। शुगर केन में कितना है, 165 mm। अब वेरी कर सकता है, सेंटीमीटर में 13.5 और 16.5। ये होता क्या है कोर वाटरिंग, ये कोर डेप्थ पूछ रहा है, मतलब कोर वाटरिंग क्या होता है, एकदम स्टार्टिंग में जो देते हो तो पेलियो है। हाँ, अगर आपका जो क्रॉप्स है वो कुछ सेंटीमीटर ग्रो कर गया, उसके बाद वाला जो है वो है आपका कोर वाटरिंग। पेलियो तो पहला वाला है ना, ग्राउंड प्रिपरेशन के समय वाला है वो पेलियो। कोर वाटरिंग क्रॉप को तब दिया जाता है जब क्रॉप जो है वो कुछ सेंटीमीटर्स बढ़ जाए। ये आपका सर्वे वाला एग्ज़ाम था। सर्वे वाला एग्ज़ाम जो है, मेरा ये मानना है कि आप लोगों को इसमें 80 क्वेश्चंस तो सॉल्व होना ही चाहिए था, 80 या 75 प्लस कम से कम, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन एकदम बाहर से थे जो हमारे एग्जैक्टली पोर्शन में नहीं आते हैं। लेकिन इतना था कि 70-75 प्लस तो आपका रहना ही था और आएगा ही, आप खुद भी ये चीज़ देख पा रहे होगे। और आप लोग अभी जैसे CACB का एग्ज़ाम है, तो प्रीवियस ईयर तो आप लोग बना ही रहे हो, कई टाइम से देख ही रहे हो। क्वेश्चंस आप देखिएगा वैसी टाइप का रहेगा। क्वेश्चंस हो सकता है इन 100 क्वेश्चन से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ आ जाए। आपको वहां पे अपना सिली मिस्टेक बस नहीं करना है, जितना बना के आना है बनाइए, जबरदस्ती का गलत करके मत आइएगा। पोस्ट कम है, कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगा, ये तो श्योर बात है, लेकिन वो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा सोच के एक्स्ट्रा एकदम अटेम्प्ट कर देना ये ठीक नहीं है। हल्का फुल्का रिस्क ठीक है, 0.25 नेगेटिव है, हल्का फुल्का रिस्क चलेगा, लेकिन उसको ऐसा नहीं बनाना है कि मैं तो पूरा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊँगा। जिसमें 2 ऑप्शन में डाउट है उसमें आप एक बार के लिए रिस्क ले लीजिएगा, लेकिन 3 ऑप्शन में डाउट है तो रिस्क मत लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग मेहनत करते रहिए, आप लोगों को और अपॉर्चुनिटी इसी साल मिलेगा और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। रीजनिंग के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हो तो उसका वर्डिंग्स को समझना पड़ेगा आपको कि वो क्या बोल रहा है। अगर वो वर्डिंग्स को नहीं समझोगे तो वो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। वो क्या है, थोड़ा बहुत मतलब लगता है कि सही है करके, लेकिन जब लास्ट में आंसर देखता हूँ ना तो क्या है, एक सही हो जाता है और एक गलत हो जाता है। वो स्टेटमेंट वाला ना, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 2 फॉलोज या बोथ फॉलोज, वो वाला ना कंफ्यूजन तो रहता है। लेकिन ना उसको इस तरीके से सोचना कि इसमें से क्या निकल सकता है एक्चुअली में, एजम्पशन में नहीं। सम प्लांट्स आर ट्रीज, some trees are forest, some plants are trees, some trees are forest।
तो क्या सम फॉरेस्ट आर प्लांट्स बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि प्रूफ नहीं हो रहा है। समझे? इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, आपको बना के देखना है वेन डायग्राम को। सम प्लांट्स आर ट्रीज, मतलब कुछ प्लांट्स में आप उसको इंटरसेक्शन कर लीजिएगा, और सम ट्रीज आर फॉरेस्ट, तो मतलब फॉरेस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है प्लांट्स। तो अगर वहां पे पूरा दिए रहेगा कि सम फॉरेस्ट आर प्लांट्स, अरे तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना, तो मैं उसको सही क्यों मानूं? है ना? तो सही उसी को मानना है जो एकदम गारंटी है कि ये सही होगा। मेरा थिंकिंग उस टाइप के क्वेश्चंस में वैसा रहता था, जो गारंटी है कि ये होगा ही होगा, बस उसी को मैं करेक्ट मानता था, बाकी को मैं गलत मानता था। मतलब जो स्टार्टिंग में कुछ भी कंप्लीट जो फ्री है वो प्लांट्स। एग्जाम्पल के तौर पे, बाकी कभी किसी दिन क्वेश्चन दिखाइएगा तो मैं और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखेंगे, और आपका टेस्ट जो है वो मैं बता दूंगा कि कब होगा, या तो ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू एवरीवन।